हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए यहाँ पे किरण पब्लिकेशन का जो बुक है उसका यहाँ पे मॉडल सेट हम लोग छठा मॉडल सेट यहाँ पे सॉल्व कराएंगे आपके सामने। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि छठा मॉडल सेट को हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। जी तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जी तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इसमें दिए गए प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लगाइएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस मॉडल सेट को लगाते समय ये ध्यान दीजिए कि कितने कितने प्रश्न किस सेक्शन से पूछे जा रहे हैं और उन्हीं टॉपिकों पे आप सेल्फ स्टडी भी किया कीजिए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए सेक्शन वाइज प्रश्न दिए गए हैं, हिंदी से भी दिए गए हैं, अंग्रेजी के भी सेक्शन से यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, मैथ साइंस और जीके भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के इस वीडियो को। जी अब देखिए आपके सामने यहाँ पे जो अभी एग्जाम डेट बिहार पुलिस का है लगभग आज से 40 से 45 दिन आपके पास यहाँ पे समय बचा हुआ है। तो इस डेट को ध्यान में रख के तैयारी कीजिएगा तो आपकी तैयारी और ही अच्छे से होती जाएगी, क्योंकि आपके अंदर एक जुनून होनी चाहिए। इतना ही दिन के अंदर आपको तैयारी कर लेना है। तो ये पहला प्रश्न आपके सामने देखते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न है कि इनमें कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। तो आप अपना आंसर इसका कमेंट कर सकते हैं। बताइए देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, देखिए ध्यान से, अस्त्र शस्त्र यहाँ पे शब्द युग्म है, शोक खेद ये भी है, ऊपर उपयुक्त उपर्युक्त ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे संदेह जो है ना अधिक ये यहाँ पे युग्म सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे 4 से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने जो पूछा हुआ है। जी तो देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपसे पूछा हुआ है, समास का प्रश्न है कि इनमें कौन सा उदाहरण द्वंद्व समास का नहीं है। तो द्वंद्व समास का नहीं है पूछा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि द्वंद्व समास जो होता है ना उसको पहचानने का तरीका होता है दोनों शब्दों के बीच में हाइफन लगा होगा। साथ ही साथ एक चीज देखिए, सीता राम देख रहे हैं ये भी द्वंद्व समास है, रात दिन देख रहे हैं, माता पिता, लेकिन यहाँ पे दशा पति जो है ना ये यहाँ पे द्वंद्व समास नहीं है। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन 4 से हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि द्वंद्व समास के जैसा ही एक है यहाँ पे द्विगु समास। देखिए जैसे द्विगु समास, तो यह एक ऐसा समास है जिससे संख्या का बोध होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने जो दिया हुआ है यहाँ पे। जो देखिए तीसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। जी देखिए तीसरा प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने कि आर देयर मेनी कैंपसिस्ट्स नियर यू। तो इसका जो हिंदी हो जाएगा, देखिए ध्यान से, पहले तो अगर आर है तो ये कैसे पता करना है, थे वाला तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया। फिर यहाँ पे है बाकी थे वाला तो गलत हो जाएगा। देखिए ध्यान से, फिर अगर यहाँ पे देखिएगा तो हेल्पिंग वर्ब अगर पहले आता है तो सेंटेंस क्या से शुरू होता है। तो देखिए तो यहाँ पे क्या से शुरू नहीं किया तो इसको भी आप काट सकते हैं। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आता है, मतलब नहीं अगर हिंदी निकाल पाते हैं तभी आप इसको सही कर सकते थे। देखिए इसको आप गलत काट सकते हैं। अब आपके साथ ऑप्शन जो बचा हुआ है, फिर देखिए यहाँ पे भी नहीं है तो ये भी गलत काट सकते हैं। बच गया क्या से शुरू होने वाला यहाँ पे वाक्य पहला, ये चौथा। तो आंसर हमारा 4 से हो जाएगा। बिना सोचे भी आप सही मार सकते हैं। क्या आपके आसपास बहुत से शिविर स्थल हैं, तो इसका आंसर हमारा 4 से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने यहाँ पे जो पूछा हुआ है। ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा है आपसे यहाँ पे कि प्रभंजन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन है झंडा, प्रचंडायु, विध्वंसकारी या तेज हवा। तो देखिए प्रभंजन जो होता है ना वो झंडा का पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं आपके सामने क्या पूछा हुआ है। जी तो पांचवा प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों में से सज्जन शब्द का उपयुक्त विलोम बताना। देखिए सज्जन का विलोम बताना है। तो सज्जन का विलोम जो होता है दुर्जन होता है, जो कि हमको ऑप्शन यहाँ पे 3 में दिया हुआ है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन 3 से हो जाएगा। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं आपके सामने यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वर्तनी के आधार पर शुद्ध विकल्प को छांटना है। देखना है कि वर्तनी के आधार पे कौन सा इसमें से सही लिखा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अनुगृहित जो है यही यहाँ पे सत्य लिखा गया है, बाकी यहाँ पे जो है वो वर्तनी के आधार पर त्रुटियां पाई जाएंगी इन सब में। तो ऑप्शन हमारा 1 सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं सातवां प्रश्न देखिए आपसे जो पूछा हुआ है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया उसके बारे में बताना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया ऑप्शन 4 में। देखिए चतुराई में प्रत्यय पाया गया है, का चीज आई। देखिए ध्यान से, आई प्रत्यय लगा है, चतुर में लग गया आई तो बन गया चतुराई। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा यहाँ पे 4 से हो जाएगा। इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो आपसे पूछा हुआ 8वां प्रश्न है कि प्रौढ़। देखिए ध्यान से, प्रौढ़ जो शब्द है ना प्रौढ़, इसका सही संधि विच्छेद बताना है। तो प्रौढ़ जो है ना प्रा जोड़ उड से मिलकर बना हुआ है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे हमको 1 में दिया हुआ है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा।
जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 9वां प्रश्न पूछा है कहानी से कि निम्मो कितने वर्ष की प्रौढ़ा थी? तो निम्मो जी 30 वर्ष की थी, तो आंसर यहाँ पे हमारा 3 सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए 10वां प्रश्न देखिए आपसे जो यहाँ पे पूछा हुआ है, तो 10 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि शुक्ला जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? कहानी से पूछा हुआ है, आपके बुक से प्रश्न है ये। तो एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर थे, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न पूछा है कि कविता रुको बच्चों में बच्चों को किस बात को सीख दी गई है? तो बच्चों को सड़क पार करने की सीख दी गई है, तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अब आपके सामने जो सेक्शन शुरू हो गया और अंग्रेजी के यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए अंग्रेजी के प्रश्नों को देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न पूछा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण बताना है। देखिए यहाँ वाक्य दिया है कि वास्तव में यह स्मरणीय कृति थी, आज इंडीड अ मेमोरेबल परफॉर्मेंस, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। तो 14 नंबर का प्रश्न पूछा है कि फिल इन द गैप विथ सुटेबल कंजंक्शन पूछा। देखिए कंजंक्शन, तो ही डज वेल, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। डेट ही इज नर्वस एट द स्टार्ट, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि ही डज वेल वनली होगा यहाँ पे। देखिए वनली डेट ही इज नर्वस एट द स्टार्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं आपके सामने जो पूछा हुआ है यहाँ पे। तो प्रश्न है कि फिल इन द गैप विथ प्रॉपर फ्रेज भरना है यहाँ पे। तो देखिए ही सक्सीड परसेवरेंस एंड सीर हार्ड वर्क, तो यहाँ पे ना डिंट ऑफ का प्रयोग हुआ, डिंट ऑफ, देखिए ध्यान से डिंट ऑफ का प्रयोग करना था यहाँ पे। जी हाँ, देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे कि फिल इन दी गैप विथ अ प्रॉपर प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। ही लुक्ड हिज वॉच एवरीवेयर, तो वह उसकी घड़ी को बार बार देख रहा है, सभी जगह देख रहा है, तो इसने यहाँ क्या प्रयोग करना है? तो देखिए प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। तो प्रीपोजिशन अगर कुछ किसी चीज़ को देखने का प्रयोग करते हैं ना, तो लुक के साथ में फॉर का प्रयोग करते हैं। देखिए ध्यान से लुक्ड फॉर, तो आंसर हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे जो यहाँ पे पूछा हुआ है। तो अगला प्रश्न पूछा है यहाँ पे आपसे कि चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे दिया है स्पूरियस जो शब्द दिया है, इस शब्द का आपको अपोजिट शब्द बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका अपोजिट जो शब्द होगा ना, वो यहाँ पे देखिए स्पूरियस का मतलब होता है जाली, नकली, तो इसका रियल हो जाएगा। इसका हिंदी होता है जाली, नकली, ठीक ना। तो इसका यहाँ पे आपका रियल हो जाएगा, वास्तविक यानी कि सच्चाई वाला। तो आंसर यहाँ पे हमारा तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है कि सेलेक्ट द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बी लो। यहाँ पे दिया हुआ है इंस एटेबल जो शब्द दिया है, इस शब्द का आपको एंड सिनोनिम्स बताना है कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इसका सिनोनिम्स जो हो जाएगा ना, वो यहाँ पे हमारा ग्रीडी हो जाएगा। देखिए ग्रीडी, तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे। जी हाँ, तो देख सकते हैं कि अब आपसे यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को यहाँ पे पूछा गया है। तो इसके बारे में चर्चा कर देखिए। 21वां प्रश्न पूछा है कि भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक वनों से घिरा है, यानी कि अत्यधिक वनों के अधीन है। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हमारे यहाँ पे ऑप्शन 2 से हो जाएगा, मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक वनों वाला प्रदेश है, यहाँ मध्य प्रदेश हो जाएगा। और बता दूं आपको कि दूसरे नंबर पे जो यहाँ पे है वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। वनों की दृष्टि से दूसरे नंबर पर जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। मैं यहीं पर आपको बता दूँ कि मध्य प्रदेश एक ऐसा देश है, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है भारत का जो एकदम बीचों बीच रहता है, इसलिए भारत का इसे हृदय के रूप में भी जाना जाता है। भारत का हृदय के रूप में किस राज्य को जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को जाना जाता है, इसे आप याद कर सकते हैं यहाँ से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने जो पूछा हुआ है यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि प्रश्न कुछ ऐसा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो देखिए यहाँ पे, जी हाँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे कि इस प्रश्न का हमारा NH2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो पूछा हुआ आपसे। 23 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से कौन सा राज्य चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से एक राज्य जो है चारों तरफ से भूमियों से घिरा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 से हो जाएगा, मध्य प्रदेश। देखिए चारों तरफ से भूमियों से घिरा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये भारत देश के ठीक सेंटर में है, जिसकी वजह से भारत का इसे हृदय का राज्य कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के
गलत जोड़े बनाए गए हैं, यही आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन जो दिया हुआ है आपके सामने यहाँ पे जी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे कलकत्ता जो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ही जोड़े गलत हैं। कलकत्ता जो शहर है ना, इसका स्थापना जो किया था उसका नाम था चारनाक, जाब चारनाक, जब चारनाक। देखिए यह नाम याद कर लीजिएगा, कलकत्ता शहर को जो बसाया था ना उसका नाम था जब चारनाक था वो। तो आंसर यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जी। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे पूछा हुआ है कि ताजमहल की रूपरेखा यानी कि डिजाइन किसके द्वारा बनाई गई थी। तो ताजमहल की रूपरेखा जो डिजाइन बनाई गई थी वो उस्ताद ईसा के द्वारा बनाई गई थी। तो आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपके सामने जो पूछा हुआ है जी। तो यहाँ पे देखिए 26 नंबर का प्रश्न पूछा है कि हरित स्थल ग्रीनलैंड जो है ना वो क्यों मतलब हरित ग्रीनलैंड है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए ध्यान से, यह ना 80% भाग इसका बर्फों से घिरा हुआ है, जिसके कारण इसे ग्रीनलैंड के नाम से जाना जाता है। तो आंसर यहाँ पे हमारा 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि किस संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी ये शब्द भारतीय संविधान में के उद्देशिका में जोड़े गए। तो मैं आपको बता दूं कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1976 में हुआ था। देखिए ध्यान से 1976 में हुआ था और इसी के तहत भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया था। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि भारतीय संविधान में ना मौलिक कर्तव्यों को भी इसी संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें आर्टिकल 51A, देखिए 51A के अंतर्गत हमें मौलिक अधिकारों के बारे में, मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जी। हाँ देखिए यहाँ पे 28वां प्रश्न पूछा है कि भूटान के राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया नारंगी रंग का प्रतीक क्या है। तो केसरिया नारंगी जो रंग है ना वहाँ के धर्म की साधना को बताता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपके सामने जो दिया हुआ है। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे कि संसद के दोनों सत्रों, देखिए संसद के दोनों सत्रों के मध्य समय अंतराल नहीं होना चाहिए, कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए ध्यान से, संसद के सत्रों के मध्य 6 महीना से अधिक समय का गैप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु कितनी है। तो देखिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु तो निर्धारित है कि 35 वर्ष का आयु होना चाहिए, लेकिन अधिकतम आयु का निर्धारण नहीं किया गया है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। आंसर हमारा यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि जी देखिए यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारतीय बिस्मार्क, देखिए ध्यान से, भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है। तो भारतीय बिस्मार्क के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। आपको बता दूं कि प्रथम भारतीय केंद्रीय मंत्री और साथ ही साथ भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे लौह पुरुष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने दिया हुआ है कि अली अकबर, देखिए यहाँ से अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते हैं। तो अली अकबर जी ना सरोद बजाते हैं, सरोद। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ। देखिए ध्यान से, किस युद्ध के माध्यम से फ्रांसीसियों का भारत में भाग्य का निर्णय होता है। तो मैं आपको बता दूं कि वानडीवास का युद्ध, देखिए ध्यान से, वानडीवास के युद्ध के पश्चात फ्रांसीसियों का भारत में आगमन होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। मैं बता दूं आपको कि वानडीवास का युद्ध हुआ था ना वो यहाँ पे 1760 में हुआ था। और इसी के साथ बता दूं कि कर्नाटक, देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था। तो 1744 में हुआ था। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। साथ ही साथ बता दूं प्लासी का प्रथम युद्ध 1757 में हुआ था। ये डेट आप याद कर सकते हैं सभी युद्धों का। अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने जो यहाँ पे पूछा हुआ है जी। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि किसके शासन के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि दी गई। तो मैं बता दूं आपको कि JD, देखिए ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। JD के शासन के दौरान ही भारत रत्न से सम्मानित भीमराव अम्बेडकर जी को किया गया। मैं साथ में बता दूं कि ये तारीख जो था ना 1990 में इन्हें प्राप्त किया गया भारत रत्न। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो जी हाँ, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो ऑप्शन के हिसाब से बताना है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो गया यहाँ पे हो जाएगा। अगर इस तरह से पूछता है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो पश्चिमी चंपारण हो जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि
बॉस्टन टी पार्टी क्या थी? देखिए बॉस्टन टी पार्टी क्या थी, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए ध्यान से, औपनिवेशिक क्षेत्र में चाय के ऊपर जो कर लगाया गया था उसको कम कर दिया गया था। और हुआ ये था कि जब नाव पे चाय को लेकर आ रहे थे तो रेड इंडियन के लोगों ने उस चाय के पेटियों को उठाकर और क्या किया, तालाब में, समुद्र में फेंक दिए थे। और उसी घटना को बोस्टन की चाय की घटना के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाय की पत्तियों की फसल का समारोह चाय कर के विरोध में विरोध किया गया। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन यहाँ पे 4 से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने क्या दिया है। जी हाँ, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी नहीं किए थे? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सबने अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किए थे और ये 1930 में किए ये हुआ था घटना। अगला प्रश्न किए, चंपारण सत्याग्रह का भी आंदोलन का महात्मा गांधी ने नेतृत्व किए थे, 1917 में ये हुआ था। अगला देखिए यहाँ पे बारदोली सत्याग्रह जो है ना, ये इसी का महात्मा गांधी ने नेतृत्व नहीं किए थे, इसके नेतृत्व जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी किए थे। और आपको बता दूं कि यह जो हुआ था घटना, कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था। देखिए ध्यान से, 1928 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन के नेतृत्व भी महात्मा गांधी ने किए थे और ये 1920 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने यहाँ पे क्या पूछा हुआ है। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि IRDP किसके दौरान प्रारंभ की गई थी? तो IRDP जो है ना, 6वीं पंचवर्षीय योजना, देखिए 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत प्रारंभ की गई थी। मैं आपको बता दूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल समय जो था वो 1951 से शुरू हुआ और 1956 तक चला। इस प्रकार से 5-5 साल के गैप को आप जोड़ के समझ सकते हैं कि योजनाएं कैसे चली थी। तो यहाँ पे आंसर हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या तो 6 है। मैं आपको बता दूं कि वेदों को अच्छे तरह से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई और इनकी संख्या 6 है। 6 वेदांगों की नाम मैं बता दूं आपको, तो एक है यहाँ पे शिक्षा, शिक्षा के बाद से कल्प, कल्प के बाद से है निरुक्त, निरुक्त के बाद से आएगा आपको छंद, छंद के बाद से आएगा व्याकरण, व्याकरण के बाद से एक और आपका है, उसे आप कमेंट कीजिएगा जो छूट रहा है यहाँ पे। अगला प्रश्न चलिए आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा। पी तरंगों का दर्ज किया जाता है, तो आंसर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो पूछा हुआ है। जी तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच, देखिए ध्यान से, कांच का प्रथम उपयोग होना पाया गया है? तो कांच का प्रथम उपयोग जो पाया गया है वो मेसोपोटामिया से पाया गया है। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए 42 नंबर का प्रश्न आपके सामने यहाँ पे पूछा हुआ है कि बांग्लादेश के ध्वज के बारे में क्या सही नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश के ध्वज के बारे में यहाँ पे आयत की लंबाई और चौड़ाई जो है ना 4:3 ही यहाँ पे गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे कि बॉलीवुड हिंदी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में किस आधुनिक शहर को वासेपुर बताया गया है? तो देखिए ये घटना झारखंड में स्थित धनबाद शहर का है। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, धनबाद। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए आपसे 44 नंबर का प्रश्न पूछा है कि किस भारतीय राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्तियों को राजसात करने का कानून पारित किया? तो ये हमारा बिहार सही हो जाएगा, इसका आंसर बिहार राज्य ने किया। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपको 45वां प्रश्न पूछा है कि किसी देश का विकास सामान्यतः निर्धारित किया जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि उसकी प्रति व्यक्ति आय द्वारा किया जा सकता है, उसके औसतन साक्षरता स्तर से किया जाता है, उसके लोगों के स्वास्थ्य स्तर से किया जाता है, यानी कि इसका आंसर यहाँ पे उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। चलिए 46 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने कि भारतीय अर्थतंत्र को मोटे तौर पर आर्थिक क्रियाकलापों में कार्यरत के आधार पर 3 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। एक शिक्षक, वकील और हजाम का कार्य जिसे परिभाषित किया जा सकता है, किस क्षेत्र में किया जा सकता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय जो सेक्टर यहाँ पे देखिए बांटा जो गया है, इसको आप समझ लीजिए एक बार। देखिए प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत जो आता है ना, वो जैसे आपका कृषि हो गया, कृषि हो गया, मछली पालन हो गया, ये सारे चीज़ आ जाएंगे। द्वितीयक सेक्टर के अंदर जाएगा तो विनिर्माण उद्योग आ जाएंगे आपके। फिर यहाँ पे तृतीय सेक्टर में जाएंगे ना, तो इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जान जाते हैं, सेवा सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं शिक्षक, वकील, यहाँ पे शिक्षक, वकील
और हजाम ये सेवा कर रहे हैं तो तृतीय सेक्टर के अंतर्गत ये लोग आएंगे। तो आंसर हमारे यहाँ पे 3 से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि अर्धरोजगारी, देखिए अर्धरोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसे सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है जब लोग, देखिए ध्यान से, जब लोग क्या करते हैं। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ, जी हाँ, देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे उससे कम, देखिए उससे कम कार्य करते हैं जो वे लोग करने की सक्षम होते हैं। तो आंसर हमारे यहाँ पे 3 से हो जाएगा। चलिए 48 नंबर का प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे पूछा हुआ है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 1 वर्ष में कितने दिनों तक रोजगार गारंटी देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 100 दिनों का रोजगार गारंटी मिलता है। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन 3 से हो जाएगा। चलिए 49 नंबर का प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि उत्तरी गंगा, देखिए उत्तरी गंगा मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो उत्तरी गंगा मैदान में ना सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित है, देखिए ध्यान से। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो 50 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्न में से किस देश ने मानव विकास के अर्थ में भारत से बेहतर कार्य निष्पादन किया है। तो भारत से बेहतर कार्य जो किया है ना वो यहाँ पे श्रीलंका आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इसमें मानव विकास के अनुसार भारत का जो रैंकिंग था 136वें नंबर पे भारत था मानव विकास सूचकांक के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि नए राज्य, देखिए नए राज्य के गठन की क्षमता निहित होती है किसमें, तो संसद में होती है। देखिए नए राज्यों का गठन करना है तो दोनों सदनों से बिल को पारित करना पड़ता है। तो आंसर यहाँ पे संसद हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर उपयुक्त किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ना ये आयरिश यानी कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान के भाग 4, देखिए ध्यान से, भाग 4 के अंतर्गत इसे रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो 53 नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं जो पूछा है कि भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है, इसका तात्पर्य क्या है। तो देखिए धर्मनिरपेक्ष से तात्पर्य होता है ना कि किसी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, राजकीय धर्म नहीं होता है, जो कि ऑप्शन हमको यहाँ पे 1 में दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होता है। तो आंसर हमारे यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। चलिए 54 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि सेक्टरों को सार्वजनिक तथा निजी सेक्टरों में निम्न आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए सेक्टरों को सार्वजनिक तथा निजी सेक्टरों में निम्न आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि उद्योगों के स्वामित्व के आधार पर किया गया है। तो उद्योगों के स्वामित्व के आधार पर ही सेक्टरों को सार्वजनिक तथा निजी सेक्टरों में किया गया है वर्गीकृत। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो 55 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत में राष्ट्रपति विशेष ज्ञान अथवा निश्चित विषयों से संबंधित व्यवहारिक अनुभव के आधार पर राज्य परिषद में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो वो जो होते हैं किस क्षेत्र से होते हैं, तो शिक्षा, साहित्य और सामाजिक कार्यों से संबंधित होते हैं। तो चलो ऑप्शन देखते हैं इसका आंसर। जी देखिए यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे साहित्य के क्षेत्र भी हो जाएगा और शास्त्र नहीं होगा। देखिए इसका आंसर नहीं होगा यहाँ पे और शास्त्र के क्षेत्र में, जबकि यहाँ पे विज्ञान और कला के क्षेत्र से संबंधित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। 56 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था। तो बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री जो था ना उसका नाम था यहाँ पे रॉल्फ फिंच। देखिए रॉल्फ फिंच। और ये बिहार में नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। तो बिहार की राजकीय पक्षी जो गौरैया है। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन 1 से हो जाएगा। चलिए देखते हैं 58 नंबर का प्रश्न आप देखिए आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री का वर्णन पटना के लोग जमीन खोद कर सोने की खोज करते थे यह किया था। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में राल्फ फिंच आया था, इन्होंने ही सबसे पहले इसने ही बताया था। तो आंसर यहाँ पे 3 से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने यहाँ पे जो पूछा हुआ है। तो 59 नंबर का प्रश्न पूछा है कि बिहार राज्य के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे। तो बिहार राज्य के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम समय तक इस पद पर रहे उनका नाम हो जाएगा सतीश प्रसाद सिंह। देखिए तो आंसर हमारे यहाँ पे 1 से हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि बिहार राज्य में सबसे अधिक समय तक जो मुख्यमंत्री के पद पर रहे तो उनका नाम था श्री कृष्ण सिंह। तो आंसर यहाँ पे उसका 4 से हो जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से मीना, देखिए ध्यान से, मीना किससे संबंधित है। तो मीना जो है ना यूनिसेफ द्वारा निर्मित फिल्म की नायिका है। तो आंसर हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। चलिए 61 नंबर का प्रश्न देखते हैं आपके सामने यहाँ पे क्या पूछा। देखिए 61वां प्रश्न से पहले आपको मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे अब सेक्शन आपका चालू हो गया सामान्य ज्ञान का। तो देखिए तो 61 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा आपसे कि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है।
तो सलाल जो है ना ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया है और ये आपको मैं बता दूं कि चेनाब नदी पे बनाया गया। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन एक। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न के वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगा झंडा का केंद्र के लिए एक चरखा अपनाया गया। तो ये 1931 में अपनाया गया। तो आंसर हमारे यहाँ पे 3 से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं, आपके सामने जो पूछा है कि पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की लोकप्रिय कला है। तो ये उड़ीसा का है। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन 3 से हो जाएगा। चलिए 65 नंबर का प्रश्न आपके सामने यहाँ पे पूछा हुआ है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ना किस वर्ष शुरू हुआ था। 1954 में शुरू हुआ था। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में शुरू हुआ था। चलिए 66 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा बांध है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है ना टिहरी बांध है और ये उत्तराखंड में। आपको बता दूं कि भागीरथी नदी, देखिए भागीरथी नदी पर ये बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने जो पूछा है यहाँ पे। तो 67 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में एंग्लो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है। तो शिल्प पपादिकारम। तो आंसर हमारे यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 65 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाना और प्राचार्य संस्थानों प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो 1835 में किया गया था। तो आंसर यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 69 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्यों की संख्या निर्धारित है। तो मूल अधिकार 6 है और मौलिक कर्तव्य यहाँ पे 11 है। तो आंसर यहाँ पे हमारा 1 सही हो जाएगा। चलिए 70 नंबर का प्रश्न आपके सामने यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट इसका आंसर जो हो जाएगा, जी तो इसका आंसर यहाँ पे बता दें कि इसका 4 हो जाएगा। न्यायपालिका देश के अदालतों की प्रणालियों को संदर्भित करती है। तो आंसर यहाँ पे 4 से हो जाएगा। चलिए अगला सेक्शन देखिए आपके सामने यहाँ पे साइंस का सेक्शन देखने को मिल रहा है। अब इसे यहाँ पे प्रश्न जो मिले उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 71 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है फिगर का सवाल। देखिए फिजिक्स का सवाल यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे, देख सकते हैं आप लोग कि कह रहा है कि निम्नलिखित आलेखों में वस्तु विरामावस्था में है। तो विरामावस्था में होगा तो ग्राफ कहीं नहीं चलेगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन हमको 3 में दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे 3 से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं आपके सामने जो पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है। तो 72वें प्रश्न का जो आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा वो आप देख लीजिए। यहाँ पे 72वें प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा हमारा वो 1 सही हो जाएगा। 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए आपसे जो पूछा है यहाँ पे 73 नंबर का प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा स्वरूप गति नियम बल का परिभाषित करता है। तो न्यूटन के प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है। तो आंसर हमारे यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। F बराबर सूत्र होता है ma, बल बराबर मास गुणित त्वरण। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो भौतिक परिवर्तन जो नहीं है ना वो एलपीजी का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा 4 से हो जाएगा। देखिए आपको मैं बता दूं कि भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जब कोई वस्तु एक रूप से बदल कर फिर पुनः अपने पूर्व अवस्था में आ जाती है तो उसे भौतिक अवस्था कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जी तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन प्रक्रिया नहीं है बताना। विस्थापन प्रक्रिया नहीं है तो देखिए ध्यान से यहाँ पे ये जो हो जाएगा चौथा आंसर जो हो जाएगा इसका 4 नंबर। विस्थापन नहीं है बल्कि यह विघटन अभिक्रिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो F बराबर सूत्र होता है R/2। तो आपसे पूछा है यहाँ पे कि फोकस दूरी यहाँ पे कितना है 50 है तो त्रिज्या इसका दुगुना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। तो आंसर हमारे यहाँ पे 2 से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे जो यहाँ पर पूछा हुआ है। जी तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा है कि रंगों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह में रंग सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाना जाता है। तो प्राथमिक रंगों के रूप में लाल, हरा, नीला को जाना जाता है। तो आंसर हमारे यहाँ पे 3 से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है चाहे कि जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत घूमती है तो उसमें क्या होता है। तो कण की गति अपरिवर्तित हो जाती है। तो आंसर हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। जी देखिए 81 नंबर का प्रश्न पूछा है कि वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं। तो संवहन कहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए 82वां प्रश्न देखते हैं आपके सामने जो पूछा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कोई प्रश्न यहाँ पे 82 नंबर का जो पूछा है यहाँ पे कि भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन लाया जा सकता है कैसे। तो जब निकाय को निकाय में ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है। तो ऑप्शन 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये साइंस का आपसे पूछा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ईता इताई रोग पैदा करती है। तो कैंडियम। देखिए ईता इताई रोग जो है ना कैंडियम द्वारा उत्पन्न होती है। तो एक आंसर सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पूछा हुआ है आपसे। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि 2 ग्राम मात्रा का एक पत्थर विरामावस्था में पहाड़ी के शीर्ष से नीचे गिराया जाता है तो 5 सेकंड में इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा का सूत्र मैं बता दे रहा हूँ 1/2 mv² होता है। इस सूत्र को यूज करके इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर यहाँ पे आपका 200
2401 जूल आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा सूत्र पे। अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने जो यहाँ पे पूछा हुआ है। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि हमारे दांतों पर पनपते जीवाणु कौन से पदार्थ उत्पन्न कर दांतों को धब्बे में बदल देते हैं? तो डेक्साट्रॉन्स। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन 2 से हो जाएगा। उसका भीति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज और काइटिन की बनी होती है। तो आंसर हमारे 1 से। इंसुलिन जो है ना वो क्या है? तो इंसुलिन जो है ना रुधिर शर्करा को घटा देती है। तो आंसर हमारे यहाँ पे 2 से हो जाएगा। यदि आपतन कोण